नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे मौसम को लेकर के और मानसून को लेकर के। हमारी आज की इस चर्चा का जो विषय, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि राजस्थान में बदलता मानसून का परिदृश्य, ये हमारा आज का जो मौजू है वो ये है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप प्रकाश शर्मा जी हैं। सर, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी काफी कुछ पर्यावरण को लेकर के लिखते पढ़ते रहे हैं और इनका काफी कुछ अनुभव इस क्षेत्र में, तकरीबन 30 साल लगातार इन्होंने पत्रकारिता की है और अपने आर्टिकल से, लेख से बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है। इनसे हम काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो चर्चा होनी चाहिए मानसून को लेकर के। इस बार अगर मानसून की बात की जाए तो हर बार 25 जून को राजस्थान में मानसून प्रवेश करता था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो 18 जून को ही मानसून, यानी कि एक हफ्ते पहले ही राजस्थान में प्रवेश कर गया। और ऐसे में राजस्थान के हर क्षेत्र में लगभग ठीक ठाक बारिश हुई है और जहां जितने भी राजस्थान के जो बांध हैं, जो नदियां हैं, जो झील हैं, हर जगह पानी लबालब हो गया है। और जो बांध थे, बांध के कई सारे गेट खोल करके पानी की निकासी भी की गई है। ये अभी मानसून के बीच की बात है, अभी काफी कुछ वक्त पड़ा हुआ है, मानसून की ज्यादा बारिश और होगी। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और हम वापस आएंगे अपने प्रकाश शर्मा जी के पास में। सर, जिस तरीके से इस बार, जिसे हमने शुरुआत में अपने इंट्रो में बताया कि मानसून एक हफ्ता पहले ही आ गया, हमेशा 25 जून को आता था, इस बार 18 जून को ही आ गया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो मानसून आया हुआ है, ऐसे में राजस्थान की जो मानसून का बदलता परिदृश्य है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अति जी, आपने मानसून को लेकर के डीडी राजस्थान पर जो चर्चा रखी है बहुत ही स्वागत योग्य है। ठीक है। और इस बार का जो मानसून है बहुत समय पहले आ गया, यानी 18 जून को पश्चिम और दक्षिण राजस्थान में प्रवेश किया और बड़ी खुशी लेकर के आया है। सारे बांध, तालाब, डैम लबालब भर चुके हैं जी, और चारों तरफ पानी पानी, यानी कि बहुत अच्छी खुशहाली है। कहते हैं कि जल है तो कल है, मैं कहता हूं कि पेड़ है तो जल है और जल है तो कल है जी, यानी कि खुशहाली जल से निर्भर होती है जी। बहुत खुशी की बात है। पानी है तो हरियाली है, पानी है तो विकास है, पानी है तो एक दूसरे के प्रति सद्भाव भी है। यानी कि जल के बिना हमारा जीवन बहुत ही अधूरा है। जी, जल हमें काफी वर्षों के बाद देखने को मिला। गत वर्ष भी अच्छी वर्षा हुई थी, उस वर्षा से हमारे कई तालाब लबालब भी हो गए, बांध भी भर गए थे। लेकिन इस बार समय से पहले हमारे प्रदेश में मानसून का आना बहुत ही खुशी लेकर के आया है और बहुत ही अच्छी खुशहाली की बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि इस बार का मानसून कहीं खुशी लाया है तो कहीं आफत भी लाया है। कहीं जल स्तर ज्यादा है तो जल स्तर कहीं कम है। लेकिन वर्षा का जो बहाव है वो अच्छा है, पानी अच्छा है, खेतों में चारों तरफ हरियाली है और पानी से खेत भी लबालब है, तालाब भी लबालब है और पानी की जो प्रचुर मात्रा है हमारे प्रदेश को अच्छी तरह से मिल गई है, जिसको लेकर के आम जनता में खुशहाली है, किसान भी खुश हैं और सरकार भी खुश है। ठीक है सर। सर, हम लोग चूंकि मानसून पर चर्चा करें तो हम कोशिश करेंगे कि जो मतलब जो इसके सारे पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये जो मानसून होता है सर, सबसे पहला बेसिक सवाल मेरा ये है कि ये मानसून कहां से और कैसे बनता है, अपने देश में, भारत में कहां से प्रवेश करता है और कैसे राजस्थान में पहुंचता है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, मानसून ये प्रकृति पर निर्भर है जी, और प्रकृति के रूप में ही हमें वर्षा पैदा होती है, प्रकृति ही अपना रूप दिखाती है। वैसे बताते हैं कि सबसे पहले मानसून भारत के केरला प्रदेश में आता है जी, वहां से मानसून चल करके ये मुंबई, महाराष्ट्र के होते हुए राजस्थान में प्रवेश करता है। इस बार मानसून समय से पहले आ गया जी, और अच्छी बारिश भी आई है। हमने इस बार देखा है कि जहां मानसून की स्थिति कमजोर हुआ करती थी वहां मानसून इस बार अच्छा आया है। जी, बात करें हम कोटा की, कोटा का चंबल डैम बिल्कुल अच्छी तरह से लबालब हो गया, पानी छोड़ा गया और उसका पानी धौलपुर से होता हुआ मध्य प्रदेश पहुंच गया। धौलपुर में तो स्थिति इतनी बदहाल हो गई कि पानी खतरे के निशान से ऊपर बह गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भजनलाल शर्मा जी द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया और उन्होंने जाकर के भी देखा कि कहीं इस बाढ़ के द्वारा, अतिवृष्टि के द्वारा कहीं जनहानि तो नहीं हुई। उसको लेकर उन्होंने लोगों से
सरकार से चर्चा भी की और जिला कलेक्टर एसपी को निर्देश भी दिए कि वो निगरानी रखें। यानी कि पानी इस बार अच्छा बरसा है, अच्छा बरसा है तो खुशी के साथ साथ कई आफत भी लाया है। हाँ सर, अगर कुछ साल पहले की बात अगर की जाए तो जैसे पिछले साल देखिए बारिश ठीक ठाक हुई थी, इस बार भी बारिश हो रही है। कुछ सालों के अगर पीछे जाते तो इस तरह की बरसात नहीं हुआ करती थी। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले 2-3 सालों में जो बहुत तेजी से बारिश होती है और जो मतलब समय से पहले आ जाते हैं, उसके बाद में काफी बड़ी उसमें स्केल में होती है बारिश, तो इसमें क्या लगता है आपको, ये क्या जलवायु परिवर्तन का कोई एक असर है या फिर अब आने वाले समय में इसी तरीके से मानसून रहेगा? क्या कुछ इसके जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए अतीक जी, इसके बारे में अपन कोई सटीक प्रमाण तो नहीं दे सकते जी, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन है और ये प्रकृति का ये रूप कहूंगा, क्योंकि जी, ये जो बारिश है ये कोई प्राकृतिक बारिश यानी कि कृत्रिम में बारिश तो है नहीं, प्रकृति की बारिश है। और कहते हैं कि जहां हरियाली ज्यादा होती है, अधिक पेड़ होते हैं, सघन वृक्षावली होती है, वहां मानसून जल्दी आते हैं और मानसून जल्दी आते हैं तो वर्षा का अच्छा रूप भी लेते हैं। तो यानी कि 1-2 साल से तो बारिश का जो दौर है बहुत अच्छा चल रहा है, खुशहाली है और अच्छी बारिश से किसान को भरपूर लाभ भी मिल रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2-3 साल से वर्षा का दौर अच्छा है। हम बात करें पिछले करीब 5-6 साल की जी, तो पानी बहुत कम बरसा था, जिसके कारण बहुत पीने के पानी की समस्या हुई और किसानों को भी अपनी अच्छी फसल पैदा भी नहीं कर पाए जी, और उनको समस्या भी आई। सूखा ग्रस्त इलाके कई रह गए और पानी नहीं मिलने के कारण बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। जी, लोगों को जल के साथ साथ धन धान्य अन्न भी नहीं मिल पाया, जिसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ी। लेकिन इस 2-3 साल में अच्छा पानी मिलने के कारण हमारे लिए अच्छा अनाज भी पैदा हो रहा है, जी, रोजगार भी मिल रहा है, लोगों में खुशहाली भी है। ठीक है। यानी कि जल है तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके से ये जो वर्षा होती है, इतने लार्ज स्केल पे बारिश हो रही है, राजस्थान के हर हिस्से में लगभग हो रही है, सारे डैम फुल हो चुके हैं, ओवरफ्लो हो चुके हैं, इसके अलावा जो झील है, तालाब है, हर जगह पानी है। ऐसे में इन जो जल होता है, इनका संरक्षण के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है? अगर हम सामाजिक कम्युनिटी एक हेल्प की बात करते हैं, समाज इसमें क्या कुछ कर रहा है? क्या योगदान होना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए इसमें? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। वर्षा का जो जल है वो बह करके निकलता है और बह करके चला जाता है, कोई काम नहीं आता है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और सर, बरसात कुछ के एक पानी सुझाव को- के बारे में अगर आप बताना चाहें मेरा तो एक सुझाव यह है कि इस पानी को बांध बना करके इनको इकट्ठा किया जाए और बड़े जो तालाब हैं या नदियां हैं उनकी ओर उनको मोड़ा जाए, जिससे कि वो 12 मास उन नदियों और तालाबों में पानी बढ़ा रहे। जी, क्योंकि वर्षा के बारे में अपन ठोस ये तो नहीं कह सकते कि प्रतिवर्ष ऐसी बारिश रहेगी, कभी सूखा तो कभी बारिश। अगर बारिश नहीं पड़ी तो कम से कम ये जो बहकर के पानी गया है, इस पानी को हम इकट्ठा करके हम तालाबों में या फिर नदियों में इसको इकट्ठा कर लें तो हमें काम भी आएगा और इसका जल स्तर बढ़ेगा। ट्यूबवेलों में, कुओं में, हैंडपंप है, उसमें ये पानी सर, अपने सरकार के लिहाज से तो काफी कुछ अच्छे सुझाव दे दिए। अगर हम समाज की बात करते हैं कि समाज में हम आते हैं, आप आते हैं, जो दर्शक हैं, मतलब सबसे मिलकर के समाज बनता है। समाज की क्या कुछ भूमिका होती है जो वर्षा जल होता है इसको बचाने में? क्योंकि रिपोर्ट्स कहते हैं कि जो वर्षा होती है उसमें से मात्र 8 से 10% पानी ही हम लोग बचा पाते हैं, ये पीने योग्य होता है, बाकी सब व्यर्थ चला जाता है। सब बिल्कुल सही बात है। वर्षा का जल अमृत जल कहा गया है जी, इस जल को हम बचाने के लिए, जैसे कि हमारे मकानों में हम इनके जो पानी बहकर जाता उस पानियों को हम गड्ढों में या फिर मतलब क्या है कि हम आसपास इस तरह की हम छोटे छोटे कुएं टाइप में बना करके इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उनमें भर सकते हैं और उसको फिर बाद में हम काम भी ले सकते हैं। जी, जल स्तर तो बढ़ेगा लेकिन कम से कम हमें पीने के काम भी ये आ जाएगा। तो आम लोग इसको बचाव इसको कर सकता है, इसको इकट्ठा कर सकता है और आगे काम भी इसको ले सकता है। लेकिन हमने देखा गया है कि गांवों में या तो इस तरह का उन लोगों में सोच नहीं है या फिर इसकी ओर उनको समझ नहीं है। जी, इसलिए जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है वो ग्राम सेवकों, सरपंचों के माध्यम से या शहर में नगर पालिका, नगर परिषद के माध्यम से एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए कि वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके उसको सुरक्षित रख करके टांकों में बना करके उनको सेफ रख सकते हैं।
तो ये वर्षा के बाद हमें बहुत काम आएगा। जी। पीने के काम भी आ सकता है और हमें नहाने धोने के काम भी आ सकता है, और अगर आपके पास जमीन है तो अपन इसको फसल के काम में भी ले सकते हैं। जी, और अगर आपके पास घर के पास जमीन और है तो हम इसमें सब्जी पैदा कर सकते हैं, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि हम पीने का पानी काम ले सकते हैं, पैदा में ले सकते हैं और सब्जी के लिए काम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से, चूंकि आप जो है पर्यावरण पे काफी कुछ लिखते पढ़ते रहे हैं मानसून को लेकर के, सर इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से जो मौसम विभाग होता है वो पूर्वानुमान लगा करके बता देता है, किसान उससे पहले तैयारी कर लेते हैं, जो भी चीजें रहती हैं या फसल बोने हैं या फिर उसकी कटाई करनी है, सारा कुछ रहता है, वो सारा कुछ हिसाब से अपना सब फ्रेम कर लेते हैं। सर आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो मौसम विभाग पूर्वानुमान लगाता है ये किस पद्धति के तहत लगाता है और ये कैसे जानकारी मिलती है फिर ताकि लोगों तक पहुंचती है, इसके बारे में जानेंगे सर। देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने यानी कि मौसम विभाग ने बहुत अच्छी तरक्की की है जी। आज से करीब 20-25 साल पहले ये हमारे पास तकनीकी नहीं थी और हमें ये जानकारी भी नहीं मिल पाती थी हमें आपदा से कैसे बचना है। आपदा प्रबंधन का यही काम है कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वे आम जन को सावचेत कर सकें, और इस वक्त मौसम विभाग की सटीक जानकारी हमें मिल रही है, जिससे आम जन समय से पहले अपना बचाव कर लेगा और अपना बचाव कर भी रहा है। उनको ये जानकारी मिल सकती है कि फला जिले में, फला प्रदेश में, फला गांव में यहाँ बिजली कड़कने के साथ, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी या कम बारिश होगी या छींटे पड़ेंगे। ये पूर्व अनुमान मौसम विभाग हमें बता देता है, यानी मौसम विभाग के अनुसार जो ये सटीक जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही खुशी की बात है, जिससे हम आमजन और हमारे किसान भाई सभी लोग अपना बचाव कर लेते हैं, और जानकारी मिलने से हम अपना और लोगों को सावचेत भी कर पाते हैं। सर एक जब मौसम या पर्यावरण की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है वो ग्लोबल वार्मिंग का। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये जो वनों की कटाई हो रही है, पेड़ न लगाना, इस तरीके से जो फैक्ट्रीज हो गई या जो उसका जो पानी है, पानी में जो दोहन हो रहा है इस तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप किन किन मुद्दों को इसके जिम्मेदार मानते हैं और इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सर दोनों पहलू पर आपसे बात करेंगे। देखिए, मैं जिम्मेदार तो हर आम व्यक्ति को मानता हूं, क्योंकि आम व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ कर रहा है जी। पेड़ लगा नहीं रहा, पेड़ काट रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े जो पेड़ हैं, पीपल है, बरगद है, आम है, नीम है, शीशम है, बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं और छोटे छोटे फूल और छायादार ये वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिससे ये प्रकृति के संतुलन का काम नहीं कर सकते, ये असंतुलन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बड़े पेड़ लगाने चाहिए, बड़ा पेड़ होगा तो पर्यावरण प्रदूषण होने से बचेगा जी। बड़ा पेड़ होगा तो सघन वृक्षावली होगी और बारिश भी अच्छी होगी, क्योंकि पेड़ का और जल का बिल्कुल एक तरह का चोली दामन का साथ है। हरियाली जहां है वहां बारिश है, बारिश है वहां पेड़ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो मैं तो ये मानूंगा कि बड़े पेड़ लगाने चाहिए। सबसे बड़ी बात मैंने देखी है अतिक जी कि हम हरियाणा और राजस्थान की हर वर्ष घोषणा करते हैं जी, सरकार के द्वारा पेड़ भी लगाए जाते हैं और हर विभाग पेड़ लगाने का काम भी कर रहा है, और अभी भी ये अभियान चल रहा है। 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार, अगर बात की जाए तो। सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन सरकार की सोच के साथ साथ हमारी भी सोच अच्छी होनी चाहिए जी। कि हम पेड़ लगाए हैं तो पेड़ को बचाएं। हमारा काम पेड़ लगा करके फोटो खिंचा करके इससे नहीं करना है जी। हमें पेड़ लगा करके उसकी सुरक्षा करनी है, उसको पानी देना है, एक ट्री गार्ड भी लगाना है, जिससे कि हम आवारा जानवरों से उस पेड़ को बचा सकें। सर काफी अहम मुद्दा ये, कई बार देखा जाता है 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, एक बड़ा नंबर होता है अगर देखा जाए, लेकिन क्या प्रशासन या सरकार इस तरह की चीज भी सुनिश्चित करती है कि 10 करोड़ जो पौधे लगाए जाएंगे उनकी रक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए क्या कुछ प्लान तैयार करना चाहिए, क्या कुछ चीजें होनी चाहिए, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखो, ये जो प्लान है ये सरकार का प्लान है, वन विभाग का प्लान है, लेकिन पूर्ण तरह से ये प्लान धरातल पर सही नहीं उतरता है जी, मेरे मायने में तो। क्योंकि हम घोषणाएं
कर तो देते हैं, लेकिन घोषणाओं की पालना पूरी तरह से धरातल पर नहीं हो पाती है, जिसके कारण अधिकतर पेड़ तो लग भी नहीं पाते हैं, और जहां पेड़ लगे हैं उनमें से महीने भर में या 15 दिन में वो पेड़ वहां से या तो आवारा पशुओं के द्वारा उनको खा जाते हैं जी, या फिर पानी नहीं मिलने के कारण वो सूख तो जाते हैं। इसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाना चाहिए, क्या कुछ नीति इसके लिए बनानी चाहिए? जैसा सरकार को नीति बनानी चाहिए, कठोर निर्देश जारी करने चाहिए। जो विभाग ये पेड़ लगाएगा उस विभाग के पेड़ की ये जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने कितने पेड़ लगाए और कितने पेड़ उसके सुरक्षित हैं। ये बड़ी बात कही आपने। अगर पंचायती राज को उन्होंने पेड़ लगाने का टारगेट 1000 का दिया है, तो उनसे बरसात के बाद पूछा जाए कि 1000 पौधों में से आपके कितने पौधे अभी इस जमीन पर जिंदे हैं, जी, कितने जीवित हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल आपने होनी कोई चाहिए। पौधा अगर लगाया, आप हाँ। बेशक आप जो है कम पौधे लगाए, लेकिन उनकी देखभाल करके उनको रिपोर्ट कीजिए कि हाँ ये पौधे हमने लगाए थे, ये सुरक्षित बचे हुए, ये चीज है इस तरीके से। तो क्योंकि हम होड़ तो कर लेंगे, होड़ करके एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में जी, हम फोटो खिंचाने के शौकीन हो गए। आजकल का आपने देखा है अतिक जी कि मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, अखबार में फोटो खिंचाई जाती हैं, फोटो खींची भी जा रही हैं, पेड़ पौधों की लगाने की खुशियां भी हम जाहिर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस पेड़ को लगा रहे हैं उस पेड़ को कितना जीवन दान दे रहे हैं, क्योंकि एक पेड़ एक व्यक्ति की बराबर पैदाश के बराबर होता है। यानी कि एक पेड़ की उतनी मेहनत करनी पड़ती है जैसे एक बच्चे करनी पड़ती है। जिस तरह से एक बच्चे का लालन पालन पोषण होता है उसी तरह से पेड़ का होता है। अगर हमारा एक पेड़ सुरक्षित बच गया तो समझ लीजिए कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया, बहुत बड़ा दान कर लिया, और हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। बिल्कुल। अगर पेड़ लगा करके हमने पेड़ की रक्षा नहीं की, पेड़ को पानी नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर किया है और अन्याय किया है। इसीलिए मैं तो आम जन से यही अपील करूंगा, सरकार से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो पेड़ के साथ साथ उन विभागों को जिम्मेदारी सौंपे और उनसे जानकारी ले कि आज इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर जहां जिस संस्था ने पेड़ लगाए हैं वो वर्तमान में उनकी स्थिति कैसी है। बिल्कुल सही बात की। जिस तरीके से आपने बताया कि हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ का जो है पालन पोषण भी करना चाहिए, जैसे लोग अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं वैसे पौधों का भी करना चाहिए। सर, जिस तरीके से हम लोग मानसून पे बात कर रहे हैं, मानसून में कई बार देखा जाता है कि जब मौसम विभाग होता है कई सारी चीजें वो कहता है, आमतौर पर जैसे परिसंचरण तंत्र की बहुत चर्चा होती है, परिसंचरण तंत्र बन रहा है या पश्चिमी विक्षोभ की बात होती है। सर ये टर्मिनोलॉजी सर क्या होती है? सर क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? परिसंचरण तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ क्या चीज है सर? इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। परिक्षोभ हमने देखा है, ये कभी कभार अचानक, यानी कि हमारे वायुमंडल में जब एक सघन ऊष्मीय गर्मी के द्वारा जब पानी पहुंचता है जी, तो आपस में जो टकराव होता है, ये उष्णीय जो संघर्ष होता है, उससे अचानक एकदम विक्षोभ आता है। हमने देखा होगा कि मौसम विभाग के द्वारा जानकारी मिलती है कि पश्चिम विक्षोभ के द्वारा जी बड़ी अति भारी बारिश हो सकती है, उससे नुकसान भी होता है। तो एकदम अचानक उठता है और अचानक ही गिरता है, तेज आंधी के साथ और तेज बारिश के साथ। यानी कि इसको हम मानसून ही बारिश नहीं कह सकते, ये प्रकृति का विघटन रूप है। और विघटन जो रूप होता है तो ये नुकसान के अलावा इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो सर जिस तरीके से सर जब बारिश काफी कुछ होती है, लगभग राजस्थान के हर क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे जो किसान है या जो खेती कर रहे हैं, खेती पर कितना अच्छा बेहतर प्रभाव पड़ता है या फिर उसके कुछ नुकसान भी होते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पानी ज्यादा हो रहा है तो खेत में अगर पानी रहेगा तो बीज पड़ नहीं पाएंगे, और जो रहेंगे जिस तरह की फसल रहेगी वो भी बर्बाद भी कई बार हो जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कितना जो है फायदेमंद और कितना नुकसानदायक है? दोनों पर सर हम आपसे जानिए। देखिए, अति भारी बारिश तो नुकसानदायक होती है, क्योंकि फसल के लिए इतना ही पानी चाहिए जितना कि फसल उसको ग्रहण कर सके। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो अंकुरित नहीं होगा। अगर पौधा बढ़ भी गया तो उस पौधे से अधिक उसको मतलब बारिश मिली तो गल जाएगा, पीला पड़ जाएगा और सूख जाएगा। यानी कि बारिश भी उतनी चाहिए कि जितनी वो पौधे उसको सहन कर सकें। इससे अगर ज्यादा बारिश होगी, अति चीज तो हमेशा नुकसानदायक होती है। अति सर्वते वर्जते।
अति तो हमेशा ही नुकसान करती है, लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है, पहले करीब देखा हमने, जो लोग बताते हैं कि 30 साल 25 साल पहले जो बारिश हुआ करती थी, बिल्कुल सावन के महीने में झड़ी लग करके बारिश हुआ करती थी, रिमझिम बारिश हुआ करती थी, धीरे धीरे बरसती थी, वो पानी जमीन में जाता था और जमीन उसको सोख लेती थी और उसका जल स्तर बढ़ता था जी। अब की बार जो बारिश हो रही है एकदम मूसलाधार होती है, बड़े बेग के साथ पानी गिरता है, बड़े पैमाने पर बारिश बड़े होती है। पैमाने पर होती है, जी। वो बह करके निकल जाता है, हाँ। जमीन भी कट जाती है, खेती में नुकसान भी हो जाता है, यानी कि वो पहले जैसी बारिश तो नहीं हो रही हाँ है। सर, आपने नुकसान की बात की, खेती में जिस तरीके से नुकसान काफी कुछ होता है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो किसान हैं आमतौर पर, अगर मान लीजिए उनकी कोई फसल इस बारिश की वजह से बर्बाद होती है, कोई नुकसान उनको होता है, तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ रणनीति होती है, या अगर कुछ एक योजनाएं अगर चलाई जा रही हो कि हाँ साहब आपकी वजह से अगर बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई है, तो आपको ये फसल खराब होगी, हम आपको ये चीज आपको देंगे, क्या सर इसकी योजनाओं के बारे में? वैसे सरकार के ओर से, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सारी योजना है जी। जहां अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आती है, नुकसान होता है, उसका जायजा लिया जाता है। तो उसी जायजे के लिए अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जायजा भी ले रहे हैं, हाँ। निरीक्षण भी कर रहे हैं कि कहीं अति भारी बारिश से, अति भारी जो बारिश की जो वेग है उससे कहीं नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं बड़े तालाब या बांध या डैम टूटने से कहीं शहरों में गांवों में नुकसान तो नहीं हुआ, उसका जायजा लिया जाता है। बिल्कुल। और उसके जायजा के हिसाब से ही किसानों को और वहां के लोगों को मुआवजा भी दिया जाता है। सर जिस तरीके से मैं अलग अलग क्षेत्रों में देखता हूं, जैसे कोटा की बात की और उसके अलावा जैसे आप धौलपुर की हम लोग बात कर ही रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई गांव इससे प्रभावित, बाढ़ प्रभावित हो जाता है, ऐसे में सरकार काफी कुछ योजनाएं लेकर के आती है, तो सर क्या लगता है आपको कि इनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ तैयारी की जाती है? अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गए, लोग उससे प्रभावित है, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारी होती है, किन किन लेवल पर उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं? देखो, अति बारिश के कारण, बाढ़ के कारण उनके पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला कलेक्टर को एक अतिरिक्त कोष दिया जाता है और वो वहां जाकर उनका आकलन करे कि किसी गांव में या ढाणी में बाढ़ के कारण कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ठीक है, पशुधन हानि तो नहीं हुई है, मानव की हानि तो नहीं हुई है, उसको लेकर के वो जानकारी जुटाते हैं और उस जानकारी के अनुसार उनको मुआवजा भी दिया जाता है जी। और उनको बस्ती खाली करने का या ढानी खाली करने का भी वहां निर्देश आदेश दिया जाता है। उपखंड अधिकारी, ग्राम सेवक, बीडीओ, पंचायत के जो भी अधिकारी हैं वहां जाकर के वो उसका सर्वे भी करते हैं और सरकार इसके लिए पूर्ण तरह से सजग है और मैं मानता हूं कि कार्रवाई होती है। जी। सर मेरा एक सवाल चूंकि और है, क्योंकि हम लोग अपने चर्चा के अंतिम पड़ाव पे हैं, तो सर ये जानना चाहेंगे, अभी बातचीत हो रही थी, जो अपना ये एक डैम है, डैम के पास में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने बताया कि हम जो है ड्रोन के माध्यम से एक जो आर्टिफिशियल वर्षा करवाएंगे। सर ये है क्या, ये कैसे इसकी वर्षा करवाई जाएगी, इसके क्या कुछ लाभ होंगे? देखो, ये तो कृत्रिम बारिश है, कृत्रिम बारिश का कोई ज्यादा लाभ तो दिखता नहीं जी। प्रकृति की जो बारिश होती है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कृत्रिम बारिश करा रहे हैं तो आसपास वहां पर केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि बारिश ऐसे होती है, हम बारिश ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन उस बारिश में और इस बारिश में तो जमीन आसमान का अंतर है। हम बात करें, अभी जो बात कर रहे थे रामगढ़ बंधा की जी। यहाँ पर हम कृत्रिम बारिश कराएंगे और इस बारिश से इसको तालाब को भरेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि कृत्रिम बारिश से तालाब भरेगा और भर करके ज्यादा खुशहाली पहले की तरह लौट आ जाएगी। अगर मान लो प्रकृति की बारिश होती है और बारिश अच्छी तरह बरसती है, वहां के बदरा झूम करके पानी बरसाएंगे और वो पानी आएगा तो अमृत पानी होगा और उस बारिश के पानी का आनंद अलग होगा और उस पानी की खुशहाली भी अलग होगी। बिल्कुल सही बात कही कि देखिए जो नेचर है और नेचर और साइंस है, ये तो कभी एक उसके ऊपर हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी पहल की जा रही है तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो से कभी सिंचाई करना हुआ, एक खेती को पानी देना हो, तो इस तरह की चीजों में कामयाब हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हाँ, ड्रोन के माध्यम से अपन कर सकते हैं, लेकिन इससे पूरी दुनिया को आप लाभ नहीं दे सकते। हाँ, ये चीज अलग चीज हो गई, क्योंकि जब साइंस कितना भी आगे चला जाए लेकिन वो प्रकृति को कभी जो है पीछे चैलेंज नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता है।
बड़ी बात आपने कही सर, चूंकि जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, आपसे एक जवाब और लेना चाहेंगे, उसके बाद हमारी जो घड़ी की सुई है उन्होंने इशारा कर दिया है कि आपके पास इतना ही वक्त था, आप अपनी चर्चा को वाइंड अप कीजिएगा। तो मैं सर एक सवाल आपसे लूंगा, जो हमारे दर्शक एक किसान जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज हम लोग उससे मानसून को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे कि वर्षा को कैसे, जो जल हो रहा है उसको कैसे संचय किया जाए, खेती किसानी से कैसे लाभ उठाया जाए, उसके अलावा जो मौसम का जो पूर्वानुमान होता है उससे कैसे कुछ फायदा उठाएं, ये 2-3 पॉइंट्स पर अपनी बात रखें। नहीं, मेरा तो इस दूरदर्शन के माध्यम से किसान भाइयों को यही कहना है कि वर्षा के जल का संचित करें, टांके बनाएं और अपने मकानों के द्वारा जो पानी बह करके नालियों में चला जाता है उस पानी को रोकें और उनके लिए सोखते बनाएं और पानी इकट्ठा करें, जिससे कि ये वर्षा का जल बह करके बाहर नहीं जाए। और पानी आप इकट्ठा करेंगे तो आप अपनी फसल के काम भी ले सकते हैं, पीने के काम भी ले सकते हैं, सब्जी उगाने के काम भी ले सकते हैं। पानी जो वर्षा का पानी है ये अमृत है और अमृत जल का उपयोग आप सहजता से कर सकते हैं। और वर्षा तो अपने आप में ही अमृत है और प्रकृति की वर्षा का कोई मुकाबला नहीं। तो मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा और यही उनको संदेश दूंगा कि वर्षा के जल का संचय करें और वर्षा के जल का उपयोग करके खुशहाली पैदा करें। और वर्षा का जल है तो कल है, पेड़ है तो खुशी है और जल है तो खुशी है। इसलिए मौसम का आनंद लें और वर्षा का जल का आनंद लें। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया है कि जल है तो कल है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी कि अगर पेड़ है तो कल है। इसी तरीके से तो काफी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, जिस तरीके से कि अगर आप अपने एक लाइफ में आप जर्नी करते हुए हैं तो जिस तरह एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है उसी तरीके से एक पौधा लगाएं और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। क्योंकि जब पर्यावरण सही रहेगा तो हमारी और आपकी जो जिंदगी है वो भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो इन्हीं चर्चा के साथ में आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम अगले मुद्दे में फिर ऐसी मुलाकात करेंगे आपसे किसी ऐसे ही चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।